Welcome dear students, good morning all of you. Myself A.K. शर्मा. Dear students, आज के लेक्चर में हिंदी मीडियम क्लास के लिए सॉलिड स्टेट को कंटिन्यू करेंगे. सॉलिड स्टेट में अभी तक हमने ठोस पहले पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ा. पदार्थ के वर्गीकरण के बाद में हमने ठोस का वर्गीकरण किया. ठोस के वर्गीकरण के बाद हमने क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण किया. फिर हम यूनिट सेल और क्रिस्टल सिस्टम पढ़ चुके हैं. इसके साथ ही हमने आगे क्लोज पैकिंग और पैकिंग इफिशियंसी को पढ़ा. ओके डियर स्टूडेंट्स, हम ठोसों के घनत्व को पढ़ के और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं. अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे ठोसों में अपूर्णता या दोष. नेक्स्ट टॉपिक डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ठोसों में अपूर्णता या दोष. ठोसों में अपूर्णता या दोष. हम बात करें परम शून्य ताप, जिसको हम बोलते हैं 0 केल्विन. परम शून्य ताप 0 केल्विन जो है, इस पर कोई भी ठोस पूर्ण शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस होता है. पूर्ण शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस होता है. लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ताप में जब हम वृद्धि करें, तो ताप में वृद्धि करने पर इन क्रिस्टलीय ठोसों की जो नियमित संरचना होती है, इसमें इरेगुलरिटी आ जाती है, अनियमितता आ जाती है. और अनियमितता के कारण ठोस जो हैं, इन ठोस में क्रिस्टलीय जो ठोस हैं, इन क्रिस्टलीय ठोस में त्रुटि उत्पन्न होती है. और इस त्रुटि को हम कहते हैं अपूर्णता या दोष. इस त्रुटि को हम क्या कहते हैं? अपूर्णता या दोष. क्लियर? तब हम कहेंगे कि किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था में, रेगुलर जो अरेंजमेंट है, नियमित व्यवस्था में त्रुटि उत्पन्न होना ठोस में अपूर्णता या दोष कहलाता है. ठोस में अपूर्णता या दोष कहलाता है. क्लियर? हम अपूर्णता या दोष को मेनली 2 भागों में डिवाइड करते हैं. नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनीय दोष और नंबर सेकंड बिंदु दोष या परमाणविक दोष. बिंदु दोष या परमाणुवीय दोष. कितने भागों में डिवाइड किया डियर स्टूडेंट्स? 2 भागों में डिवाइड किया. नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनीय दोष और नंबर सेकंड बिंदु दोष या परमाणुवीय दोष. क्लियर? हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनीय दोष. इलेक्ट्रॉनीय दोष किस प्रकार से उत्पन्न होता है? जब किसी भी क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों के कारण कोई त्रुटि उत्पन्न होगी, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनीय दोष. और दूसरे नंबर पर है हमारे पास बिंदु दोष या परमाणुवीय दोष. बिंदु से आप क्या समझते हैं? क्रिस्टल जालक में जहां अवयवी कण अव्यवस्थित हैं,
इन अवयवी कणों को हमने बिंदु से व्यक्त किया था। इस बिंदुवत संरचना को हमने कहा था जालक बिंदु। तो जब कोई त्रुटि जालक बिंदु के स्थान पर या जालक बिंदु के चारों ओर उत्पन्न होती है तब हम इस दोष को क्या नाम देंगे? बिंदु दोष या परमाणुीय दोष। क्लियर? अब हम दोनों को डिटेल से देखते हैं पहले। ओके, फर्स्ट पॉइंट लेते हैं इलेक्ट्रॉनीय दोष। हमने कहा किसके कारण उत्पन्न होगा? इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होगा? हम आपसे कहें, हमने अभी देखा कि 0 केल्विन, जिसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम शून्य ताप कहते हैं, इस ताप पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में होंगे। कौन से ऊर्जा स्तर में होंगे? निम्न ऊर्जा स्तर में होंगे। लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब हम कहेंगे कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से कहां पहुंच जाएंगे? उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएंगे। लो एनर्जी लेवल से कहां चले जाएंगे? हाई एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। कब? जब हम इन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। इस कंडीशन पर क्या होगा कि क्रिस्टल जो है इसकी कंडक्टिविटी, चालकता बढ़ जाएगी, जिससे हम कहेंगे क्रिस्टल की चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये उच्च ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन मुक्त रहेंगे। सहसंयोजी आबंध से जो इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए थे, ये सहसंयोजी आबंध से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और फ्री होने से क्या होंगे कि ये चालकता को इंक्रीज करेंगे, चालकता को बढ़ाएंगे। क्लियर? अब हम बात करें, देखें हमारे पास वर्ग नंबर 14 में सिलिकॉन और जर्मेनियम है, और सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं ये अर्धचालक कहलाते हैं। ये कौन से अर्धचालक कहलाते हैं? शुद्ध अर्धचालक, या हम इनको बोलते हैं नैज अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक और नैज अर्धचालक कहलाते हैं। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहां पर होती है 4। इसका मतलब हो गया सिलिकॉन और जर्मेनियम की संयोजकता कितनी होगी? 4। प्रत्येक सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये 4 सहसंयोजी आबंध से अन्य सिलिकॉन या जर्मेनियम के द्वारा बंधित होंगे। क्लियर? अब हम आपसे कहेंगे कि ये सहसंयोजी आबंध से बंधित है। अर्धचालक है ये हमारे पास। अब इस वर्ग 14 से पहले होता है वर्ग नंबर 13। वर्ग नंबर 13, वर्ग नंबर 13 में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। कौन कौन है इसमें? बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। इसके बाद होता है वर्ग नंबर 15। यहां संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मिथ है। ये जो शुद्ध या नैज अर्धचालक होते हैं इनकी चालकता बहुत कम है, और इनकी चालकता इतनी कम है कि ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। इनको उपयोगी बनाने के लिए हमें इनकी चालकता बढ़ानी पड़ेगी, और चालकता बढ़ानी है तो इनमें हम कोई ना कोई अशुद्धि मिलाएंगे। और जब शुद्ध अर्धचालक या नैज अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम में कोई बाह्य पदार्थ की अशुद्धि मिला दी जाए तब हम कहेंगे कि बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक बनेंगे।
ये अशुद्धियां दो तरीके की हो सकती हैं, एक वर्ग 13 की अशुद्धि मिला सकते हैं और एक वर्ग 15 की अशुद्धि को मिलाया जा सकता है। जब हम वर्ग 13 की अशुद्धि मिलाते हैं, जैसे मैंने सपोज करें एल्यूमिनियम मिला दिया, तो यहां एल्यूमिनियम मिलाया मैंने, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 सहसंयोजी बंध बना लेंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के लिए उपलब्ध नहीं होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन न्यून क्षेत्र बनेगा जिसको हम बोलते हैं होल। क्या कहते हैं इस इलेक्ट्रॉन न्यून क्षेत्र को? होल। अब ये होल गति करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करने के लिए आगे के किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेगा, होल आगे गति कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल के विपरीत दिशा में गति करेगा, यानी कि अब चालकता बढ़ गई होल की गति के कारण। होल जो होता है ये धनात्मक प्रवृत्ति का होगा। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी के स्थान पर है, तब हम कहेंगे इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? धनात्मक। और धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, तब हम कहेंगे कि ये पी प्रकार का अर्धचालक बन गया। जब हमने वर्ग 14 के सिलिकॉन या जर्मेनियम अर्धचालकों में वर्ग नंबर 13 की कोई भी अशुद्धि एल्यूमिनियम, गैलियम कोई भी मिला दिया, तब हमें एक अर्धचालक बन गया जिसको हम कहेंगे पी प्रकार का अर्धचालक। कौन सा अर्धचालक बन गया? पी प्रकार का अर्धचालक बन गया। हम कह दें कि वर्ग 14 में हम वर्ग 15 की अशुद्धि मिला देते हैं। वर्ग 15 की अशुद्धि मिलाएं तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा फास्फोरस या आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी। मैंने यह अशुद्धि मिलाई आर्सेनिक। आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 सहसंयोजी बंध बनाएंगे, 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन इसकी चालकता में वृद्धि करेगा। अब चालकता में वृद्धि हुई ऋणात्मक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के कारण, और ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव, इसलिए इसको हम बोलेंगे एन प्रकार के अर्धचालक। यानी कि एन प्रकार का अर्धचालक कब बनेगा? कब बनेगा? जब हम वर्ग 14 के सिलिकॉन या जर्मेनियम अर्धचालकों में वर्ग 15 के फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी कोई भी अशुद्धि मिला देते हैं, तब जो अर्धचालक बनेगा, यह अर्धचालक हमारे पास कौन से प्रकार का अर्धचालक होगा? एन प्रकार का अर्धचालक होगा। क्लियर? तब हमने कहा कि इस प्रकार की जो अशुद्धियां आएंगी, त्रुटि उत्पन्न होगी, इन त्रुटियों को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनीय दोष। कौन से दोष कहेंगे? इलेक्ट्रॉनीय दोष। क्लियर? अभी हम एन और पी प्रकार के अर्धचालकों को डिटेल से आगे भी देखेंगे। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पॉइंट आता है सेकंड। पहली त्रुटि हमने कंप्लीट की, इलेक्ट्रॉनीय दोष। दूसरा दोष हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं बिंदु दोष या परमाणुवीय दोष। सेकंड पॉइंट हम लेते हैं बिंदु दोष या परमाणुवीय दोष। हमने क्या कहा? वह दोष जिसमें किसी जालक बिंदु के स्थान पर, जालक बिंदु के स्थान पर अथवा जालक बिंदु के चारों ओर त्रुटि उत्पन्न होती है, तब हम इस त्रुटि को हम क्या कहेंगे? बिंदु दोष या परमाणुवीय दोष। क्लियर? वह दोष जिसमें किसी जालक बिंदु या जालक स्थान पर अथवा जालक बिंदु के चारों ओर कोई दोष उत्पन्न होता है, इस दोष को हम नाम देंगे बिंदु दोष या परमाणुवीय दोष।
बिंदु दोष जो हैं ये मेनली 3 भागों में बांटे जाएंगे। नंबर 1 स्टाइकियोमेट्रिक दोष, जिसको हम बोलते हैं रस समीकरण मितीय दोष। स्टाइकियोमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? रस समीकरण मिति। नंबर 2 ए बी सी से लिख देता हूं इनको। ए हो गया स्टाइकियोमेट्रिक, बी हो गया नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, हम कहेंगे एरस समीकरण मितीय दोष। और थर्ड पॉइंट हमारे पास होता है, तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं अशुद्धतम दोष। कितने प्रकार के दोष हो गए? बिंदु दोष को कितने भागों में डिवाइड किया हमने? 3 भागों में डिवाइड किया। स्टाइकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष और अशुद्धतम दोष। स्टाइकियोमेट्री क्या होती है? कोई भी हमारे पास आयनिक यौगिक है, इस आयनिक यौगिक में धनायन और ऋणायन का अनुपात, धनायन व ऋणायन जो है इसका अनुपात, धनायन और ऋणायन का अनुपात यौगिक के सूत्र के अकॉर्डिंग होता है, सूत्र के अनुसार होता है, तब हम इस अनुपात को कहेंगे स्टाइकियोमेट्रिक अनुपात। जैसे हमने कहा NaCl, Na प्लस और Cl माइनस का अनुपात हो गया डियर स्टूडेंट्स 1:1। तो पूरे क्रिस्टल में यदि अनुपात 1:1 है तब हम कहेंगे ये स्टाइकियोमेट्री में है। क्लियर? यदि अनुपात यौगिक के सूत्र के अकॉर्डिंग नहीं होता है तब हम कहेंगे कि ये अनुपात नॉन स्टाइकियोमेट्रिक अनुपात है और ये यौगिक नॉन स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक है। एग्जाम्पल लिया Cu 1.98O। देखो Cu2O में स्टाइकियोमेट्री कब होगी? जब अनुपात 2:1 है। लेकिन मैंने कहा ये तो स्टाइकियोमेट्री हो गई, यानी कि ये तो स्टाइकियोमेट्री कंपाउंड हो गया, लेकिन ये स्टाइकियोमेट्री नहीं है, ये अनुपात 2:1 नहीं है, 1.98:1 हो गया। तब हम कहेंगे कि क्रिस्टल में जो हमारे पास Cu और ऑक्सीजन का अनुपात है, Cu+2 और Cu प्लस और ऑक्सीजन -2 का अनुपात है, यह अनुपात 1.98:1 है। जबकि सूत्र के अकॉर्डिंग अनुपात होना चाहिए कितना? 2:1। तब हम कहेंगे कि अब जो क्रिस्टल हमें दिया हुआ है ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक है। क्लियर? तो हमारे पास स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या हो गया? वे दोष जिनमें अणु की स्टाइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं होता, यौगिक की स्टाइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब हम कहेंगे कौन सा दोष है? स्टाइकियोमेट्रिक दोष। वे दोष जिनमें अणु की स्टाइकियोमेट्री बदल जाती है वो उस दोष को हम क्या नाम देंगे? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। और अशुद्धतम दोष का मतलब हो गया कि हम किसी भी आयनिक यौगिक में खुद के अवयवों के अलावा जब कोई दूसरी अन्य अशुद्धि मिली हुई होती है तब हम उस दोष को क्या नाम देंगे? अशुद्धतम दोष। ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों दोषों को हम अलग अलग डिटेल से देखते हैं। बिंदु दोष को मेनली हमने कितने भागों में डिवाइड किया है? 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट मैं ले रहा हूं, फर्स्ट मैं लेता हूं स्टाइकियोमेट्रिक दोष। कितने भागों में डिवाइड किया हमने बिंदु दोष को? 3 भागों में। हम पढ़ रहे हैं बिंदु दोष, इसी को हम बोलते हैं परमाणुवीय दोष। क्लियर?
डेफिनेशन हो चुकी है। फिर हमने कहा बिंदु दोष को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ए हमारे पास आता है स्टाइकियोमेट्रिक दोष। स्टाइकियोमेट्रिक दोष में हम कहेंगे कि वह दोष जिसमें अणु की स्टाइकियोमेट्री परिवर्तित नहीं होती। क्या कहा हमने? वह दोष जिसमें यौगिक की स्टाइकियोमेट्री परिवर्तित नहीं होती, उस दोष को हम क्या नाम देंगे? स्टाइकियोमेट्रिक दोष। स्टाइकियोमेट्रिक दोष मेनली 2 होते हैं। एक होता है रिक्ति का दोष, दूसरा होता है अंतराकाशी दोष। दूसरा कौन सा होता है? अंतराकाशी दोष। पहले हम बात कर लेते हैं रिक्ति का दोष में। मैंने एक आयनिक यौगिक बनाया या एक यौगिक का निर्माण किया ए और बी से, ए फिर बी फिर ए फिर बी। ये एक रेगुलर क्रम में जुड़ रहे हैं और एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। अब मैं आपसे कह दूं कि क्रिस्टलीकरण के समय किसी कारणवश कोई अवयवी कण अपने स्थान पर नहीं जुड़ पाया। सपोज करो यहां से ए अपने स्थान पर नहीं जुड़ पाया, वैकेंट रह गया, तो स्टाइकियोमेट्री को बनाने के लिए उतनी ही संख्या में दूसरे कण भी अपने जालक स्थान पर व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे। ये लो, एक ए निकला है, एक बी भी यहां से निकल गया। इन दोनों के स्थान पर क्या बन गई हमारे पास? रिक्तिकाएं। क्या बन गई? रिक्तिकाएं। इसलिए इस दोष को क्या नाम दिया? रिक्तिका दोष। क्या नाम दिया? रिक्तिका दोष। जब अवयवी कण अपने मूल जालक बिंदु स्थान पर व्यवस्थित होने से रह जाते हैं और उनके स्थान पर रिक्तिकाएं प्राप्त हो जाती हैं, तब इस प्रकार उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहेंगे। रिक्तिका दोष में ध्यान रखना है, स्टाइकियोमेट्री को बनाए रखने के लिए समान संख्या में कण यहां से रिमूव होंगे। ठीक है, हम कहेंगे 2 पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट हैं। एक पॉइंट हमारे पास है कि पदार्थ को गर्म करने पर यह दोष उत्पन्न होता है। दूसरा पॉइंट हम कहेंगे कि हमारे पास इस दोष के कारण क्रिस्टल में द्रव्यमान कम हो गया। द्रव्यमान कम हुआ, आयतन देखो, आयतन वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, द्रव्यमान चेंज हो रहा है। इसका मतलब यह है दोष क्रिस्टल के घनत्व को क्या करेगा? कम करेगा। क्यों करेगा? डेंसिटी इक्वल क्या आता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा लेकिन मास कम हो रहा है, द्रव्यमान कम हो रहा है, तब मैं कहूंगा घनत्व भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर? दूसरा दोष आता है अंतराकाशी दोष। हम कहें अंतराकाश क्या होता है, तो मैंने जालक बिंदुओं को व्यवस्थित किया, ए फिर बी फिर ए फिर बी, ये एक आयनिक यौगिक बनाया हमने। इन जालक बिंदुओं के बीच में जो स्थान बचा हुआ है, इस स्थान को हम कहेंगे अंतराकाश। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जब भी हम क्लोज पैकिंग करेंगे तब इस क्लोज पैकिंग में कोई ना कोई स्पेस वैकेंट रहेगा बीच में। जो ये वैकेंट स्पेस रह रहा है बीच में, इसको हम बोलते हैं अंतराकाश। जब एक्स्ट्रा अवयवी कण समान संख्या में, एक ए आ रहा है तो एक बी जो कण है ये भी व्यवस्थित होगा।
ए 2 आ जाते हैं तो बी के कितने कण आएंगे? 2। समान संख्या में अवयवी कण, अतिरिक्त अवयवी कण अंतराकाश स्थान पर आकर के व्यवस्थित हो जाएं तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम क्या कहेंगे? अंतराकाशी दोष। और अंतराकाशी दोष क्या कर रहा है? अब इस दोष से घनत्व पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? देखो, इस दोष में घनत्व क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। घनत्व क्या हो जाता है? अधिक। क्लियर? अब एक पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूं कि हमने सबसे पहले बिंदु दोष को कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में, स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और असुत्तम दोष। हम पढ़ रहे थे स्टाइकियोमेट्रिक दोष। स्टाइकियोमेट्रिक दोष को फिर हमने 2 भागों में मेनली डिवाइड किया है, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। ये जो दोनों दोष हैं ये अनायनिक यौगिकों में हैं। कौन से यौगिकों में हैं? अनायनिक। यहां मैं एक नोट बता देता हूं आपको कि अनायनिक यौगिकों में, अनायनिक यौगिकों में कौन कौन से दोष हो गए? एक रिक्तिका दोष और दूसरा हो गया अंतराकाशी दोष। लेकिन आयनिक यौगिकों में इन दोषों को हम 2 अलग अलग नाम से पढ़ेंगे। एक होता है शोटकी दोष और एक होता है फ्रैंकल दोष। ये शोटकी दोष और फ्रैंकल दोष जो है ये नामकरण आयनिक यौगिकों में स्टाइकियोमेट्रिक दोष को सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिकों के नामकरण के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो स्टाइकियोमेट्रिक दोष अनायनिक यौगिकों में कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। और स्टाइकियोमेट्रिक दोष आयनिक यौगिकों में कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, शोटकी दोष और फ्रैंकल दोष। तो हम 2 और स्टाइकियोमेट्रिक दोष की चर्चा करेंगे जो आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। कौन से यौगिकों में पाया जाता है? आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। और आयनिक यौगिकों में होने वाले स्टाइकियोमेट्रिक दोष में हमने कहा एक हमारे पास है शोटकी दोष और दूसरा हमारे पास है फ्रैंकल दोष। ठीक है, शोटकी दोष और दूसरा कौन सा है? फ्रैंकल दोष। शोटकी दोष, शोटकी दोष इस नाम से शॉर्ट हो जाना, इस नाम से याद रखेंगे, शॉर्ट हो जाना। शॉर्ट का मतलब कम हो जाना, यानी कि इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम होगा। क्रिस्टल का घनत्व क्या होगा? कम होगा। क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाएगा? कम। मैं एग्जांपल लेता हूं, एक A+ B- ये जुड़ करके एक आयनिक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। ओहो सॉरी, A+ और B- आयनों से एक आयनिक यौगिक का निर्माण हुआ। हमने कहा इसके क्रिस्टलीकरण के समय किसी स्थान पर समान संख्या में धनायन और ऋणायन व्यवस्थित नहीं हो पाए। यहां से एक A निकल गया, यहां से B निकल गया। A+ और B- समान संख्या में निकल गए। स्टाइकियोमेट्री देखो, कोई चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। और इनके स्थान पर रिक्तिकाएं बन गई। क्या बन गई? रिक्तिकाएं। अब इस आयनिक यौगिक में जो दोष उत्पन्न हुआ है, ये दोष एक प्रकार का रिक्तिका दोष है और इसको हम एक डिफरेंट नाम से पढ़ रहे हैं। कौन से दोष के नाम से? शोटकी दोष के नाम से। यानी कि शोटकी दोष एक प्रकार का आयनिक यौगिकों का रिक्तिका दोष है जिसमें क्रिस्टल का क्या हो रहा है? घनत्व कम हो रहा है। अब देखें कौन से आयनिक यौगिकों में पाया जाएगा, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन आयनिक यौगिकों में, जिन आयनिक यौगिकों में नंबर फर्स्ट देखो, धनायन भी बाहर निकल रहा है, ऋणायन भी बाहर निकल रहा है, समान संख्या में निकल रहे हैं।
इसका मतलब है कि दोनों की साइज लगभग बराबर होनी चाहिए, यानी कि नंबर फर्स्ट, आयनों के आकार में अधिक अंतर नहीं हो, अधिक अंतर नहीं हो, यानी कि मैं कह सकता हूं धनायन व ऋणायन समान आकार के हों, धनायन और ऋणायनों का आकार क्या हो, समान। पॉइंट नंबर सेकंड, इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या उच्च हो, समन्वय संख्या क्या हो, उच्च हो। ऐसे आयनिक यौगिकों में कौन सा दोष उत्पन्न होगा, शॉटकी दोष। मेन रूप से क्षार धातु और क्षार मृदा धातु के जो आयन्स हैं धनायन, ये हैलोजन के लगभग समान आकार के होते हैं। जो क्षार धातुओं के हैलाइडों में ये दोष उत्पन्न होता है, जैसे NaCl, KCl, KBr, CSCl, AgBr, इन सब में कौन सा दोष उत्पन्न होगा, शॉटकी दोष उत्पन्न होगा। कौन सा दोष उत्पन्न होगा, शॉटकी दोष। सेकंड हम बात करेंगे फ्रैंकल दोष की। कौन से दोष की बात करेंगे, फ्रैंकल दोष। मैंने कहा कि ये धनायन A+, फिर B-, फिर A+, फिर B-, ये एक निश्चित क्रम में जुड़ रहे हैं और निश्चित क्रम में जुड़ करके एक आयनिक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन जब कोई आयन अपने मूल जालक स्थान पर नहीं जुड़ करके और यहां से अंतराकाश में आ जाए, अपने मूल जालक स्थान पर नहीं जुड़ा और कहां गया, अंतराकाश में। जैसे यहां से मेनली धनायन, क्यों, क्योंकि धनायन छोटे आकार का होगा इनमें, तो ये धनायन यहां से निकला और अंतराकाश पर व्यवस्थित हो गया। इस प्रकार के दोष को हम क्या नाम देंगे, फ्रैंकल दोष। इस फ्रैंकल दोष में क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट मैं आपसे कहूं घनत्व। तो हमने कहा कि द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आयतन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब मैं आपसे कह दूंगा इस दोष में घनत्व क्या रहा, अपरिवर्तित। और ये कैसे आयनिक यौगिकों में होगा, नंबर फर्स्ट देखो, मेनली मैंने कहा कोई आयन, मेनली कौन सा आयन, धनायन निकल करके अंतराकाश में जा रहा है, तो मैं कहूंगा कि जिन आयनिक यौगिकों में आयनों के आकार में अंतर अधिक है और दूसरी बात समन्वय संख्या कम है, ऐसे आयनिक यौगिकों में कौन सा दोष उत्पन्न होगा, फ्रैंकल दोष। सिल्वर के जितने भी हैलाइड हैं, AgCl, AgBr, AgI, जिंक सल्फाइड ZnS, यानी कि संक्रमण धातुओं के जो आयनिक यौगिक होते हैं, इनमें धातुएं यानी कि धनायन छोटे आकार के होंगे और इनमें जो दोष उत्पन्न होगा वो कौन सा दोष होगा, फ्रैंकल दोष। अब एक पॉइंट आपने नोटिस किया होगा, AgBr लिख देता हूं मैं यहां, AgBr में दोनों दोष कौन कौन से, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है वह आयनिक यौगिक जिसमें शॉटकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं कौन सा है, AgBr। क्लियर, हमारा बिंदु दोष का पहला पॉइंट स्टाइकियोमेट्रिक दोष कंप्लीट हुआ। अब ध्यान दें, वह स्टाइकियोमेट्रिक दोष जिसमें क्रिस्टल जालक का घनत्व कम हो जाता है, तो हमारे ऑप्शन 2 हो गए, हमारे आंसर 2 हो जाएंगे। एक तो रिक्ति का दोष और दूसरा शॉटकी दोष। अनायनिक यौगिक में बात करें तो रिक्ति का दोष, और आयनिक यौगिक में जब हमसे बात करें डियर स्टूडेंट्स तो कौन सा दोष है, शॉटकी दोष।
क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, वह है स्टाइकियोमेट्रिक दोष जिसमें क्रिस्टल जालक का घनत्व अधिक हो जाता है, उच्च हो जाता है, बढ़ जाता है, तब हम कहेंगे अंतराकाशी दोष। और फिर यदि क्वेश्चन कह दिया जाए वह स्टाइकियोमेट्रिक दोष जिसमें क्रिस्टल जालक का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, तब हम कहेंगे कौन सा दोष है? फ्रैंकल दोष। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में यहीं तक। नाइस टू मीट यू। थैंक यू।